हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कुछ तो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स को जो हमारे लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ श्री मारुति नंदन ट्यूब्स का होने वाली है कल के दिन फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशन पर्पस, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआई ने 820 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1085 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है। अगर हम सबसे पहले श्री मारुति नंदन ट्यूब्स के आईपीओ के मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू माय रिस्क फैक्टर, तो इसमें मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। मैं जहां पर इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। रीजन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारी रिव्यू वीडियो में बात हुई थी इसके फाइनेंशियल, तो वहां पर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने का फैसला लिया है। अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं तो आज का टाइम पे इसका जीएमपी अप्रोक्स 12% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, तो ये रहा इसका 12% का जीएमपी फिलहाल के टाइम पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार ना अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। ये मैंने अपना डिसीजन बताया है मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। हर किसी का माइंडसेट और रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, तो उसी के बेस पर आपको अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं दो आईपीओ जिनकी होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन मेन लाइन आईपीओ और उसी के साथ साथ आईपीएल फाइनेंस आईपीओ जो एसएमई है। मैंने पर्सनली दोनों ही आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करता तो सबसे पहले एसएमई आईपीओ में, तो आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, वो जैसा मर्जी आईपीओ अच्छा है बुरा है कैसे भी लिस्ट हो रहा है, तो मैं उसे इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। मैं वहां पर वेट एंड वॉच की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट क्या लगना कंफर्म है, कोई कंफर्म नहीं है। बट मोस्टली मार्केट में एसएमई आईपीओ में सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगा फिर दिक्कत नहीं है, फिर मजे ही मजे हैं और वहां पर हमारा प्रॉफिट डेली इंक्रीज होता रहता है। लेकिन दिक्कत आती है जब लोअर सर्किट लग जाता है, वहां पर एक तो हमारा प्रॉफिट है तो वहां पर प्रॉफिट कम होता रहता है, अगर लॉस है तो लॉस बढ़ता जाता है। और उसी के साथ साथ हम वहां पर एग्जिट भी नहीं कर सकते हैं जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो इस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं यहाँ पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा रूल है किसी भी एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपना रूल अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। और उसी के साथ साथ आपको अपने माइंडसेट और रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं ज्योति सीएनसी की बात करूं, देखो यहाँ पर पहली बात कि अगर ये आईपीओ कोस्ट टू कोस्ट जब 10% के अंदर अंदर लिस्ट हो जाता है, तो वहां पर तो मैं इसे पूरा का पूरा इमीडिएट एग्जिट कर जाता, फिर मैं वेट नहीं करता, चाहे उसके बाद वो कहीं पर भी भागता रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ना था। सेकंड सिनेरियो आ जाता है कि अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुल जाता है, अगर डिस्काउंट में ये आईपीओ खुलता तो मेरी वहां पर सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है कि मैं इमीडिएट उसे बुक करता हूँ अपने लॉसेस को, क्योंकि मेरा फर्स्ट लॉस ही मैक्सिमम लॉस होता है किसी भी आईपीओ में। ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है। बट मैं ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे से 1% का स्टॉप लॉस लगाकर मैं उसे ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट करके ये फिर से ऊपर आ रहा है तो आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मैं उसे ले चुका हूँ, फिर वो कहीं मर्जी जाए मैं उस स्टॉक को नहीं देखूंगा। ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी इस आईपीओ में अगर ये मेरे पास होता, जो मैंने आप लोगों के साथ अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस करी है। अब आप लोग अपने माइंडसेट और रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। बाय द वे अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले दो स्टॉक्स को देख लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले स्टॉक की बात करूं मैकडोल्स, काफी लोगों का तो पसंदीदा स्टॉक होगा या फिर कहे ब्रांड होगा। बाय द वे अगर मैं स्टॉक की बात करूं, काफी टाइम से एक छोटी सी रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है, बट कभी भी जब अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास आता है, ब्रीच नहीं कर रहा है, तो वहां पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1075 से 1090 का लेवल अगर इस रेंज में मिलता है तो एक छोटे से 2 से 3% के स्टॉप लॉस के साथ हमारे लिए शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का ये कैंडिडेट
बन सकता है। देखो मेजर सपोर्ट तो हमें मिलेगी इस रेंज में 980 से 1000 की रेंज। अगर इस रेंज के आसपास हमें मिलता है फिर तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। तो यहाँ पर तो ये हमारे लिए पोजिशनल टर्म का भी कैंडिडेट बन जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं वो हमारे लिए होने वाला है डॉक्टर रेड्डी। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं इमीडिएट अपनी 50 की मूविंग एवरेज से इसने आज बाउंस दिया है और 20 की मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो ये हमारे लिए नोटिस में आ जाता है। इसमें ब्रेकआउट का लेवल आ जाता है 6000 का। अगर इस लेवल को क्रॉस करके निकलेगा तो हमें वहां पर इसमें इमीडिएट एक बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो वहां पर तो हमारे लिए नोटिस में रहेगा ही रहेगा। बट ये अभी अपनी स्पोर्ट्स पर घूम रहा है तो यहाँ पर भी ये हमारे नोटिस में आ जाता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। देखो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 3 से 4% का मैक्सिमम। या फिर हम कहीं 5600 से 5500 की रेंज ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम कर सकती है। बट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वहां पर हमारे लिए 8 से 10% का स्टॉप लॉस हो जाता है। बट अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां पर हमें कुछ ही टाइम में एक अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ साथ ना एक स्टॉक वैसे हमने डिस्कस किया था रिलायंस। अब इस स्टॉक को ना डिस्कस करने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर ये हमारी बात हुई थी जब ये स्टॉक जहाँ पे घूम रहा था और इसकी अगर हम 20 की मूविंग एवरेज देखते हैं तो यहाँ पर हमें इसने एंट्री दी। अदरवाइज 2622 के ऊपर हमारे नोटिस में था। अब देख लो इमीडिएट इसने क्रॉस किया और क्या ही हमें प्यारी मूवमेंट दे चुका है और हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर ये हमारे लिए एंट्री लेवल नहीं है। बट अगर हम इसे ट्रेल कर रहे हैं तो लास्ट डे का जो लो है वो हमारे लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस बन जाएगा ट्रेलिंग लेवल के लिए। तो जब तक वो नहीं टूटता तब तक के लिए हम इसे इजीली ट्रेल करते जा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को फिर से आज के दिन आ चुका होगा मजा। हमारी बात हुई थी कि इस लेवल के ऊपर ये हमारे लिए नोटिस में आ जाएगा। अब एक बड़े गैप अप के साथ खुलती है और वहां पर ये रिट्रेस करने आता है। हल्का सा ऊपर से ही निकल जाता है जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है तो हमें एक प्यारी मूव मिल चुकी थी। और उसी के साथ साथ आप लोगों को आज टेलीग्राम पर 280 के पास बीएनएफ की ट्रेड प्रोवाइड करी थी जो सीधा पहुंच चुकी थी 450 के पास और हमारा काम वहां पर हो चुका था। और उसी के साथ साथ ना आज ओपन टेलीग्राम चैनल पर एक ट्रेड हीरो जीरो प्रोवाइड करी थी 4 रुपए पर जो सीधा पहुंच चुकी थी 11 पे कुछ ही मिनटों में। और हमारा काम वहां पर फिर से हो चुका था ऑलमोस्ट 3x जहां पर पैसा हो चुका था। बाय द वे अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो देखो अगर मार्केट में हमें कल के दिन शॉर्ट करना है तो वहां पर अगर ये लेवल टूटता है 921,960 का तो ही मेरा वहां पर शॉर्ट जनरेट होगा एक छोटे से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। जहां पर मेरे पास पहला टारगेट रहेगा 21,840-50 के पास का। बट ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 21,960 की होने ही वाली है। और उसी के साथ मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 21,840 से 800 की रेंज। ये वाली रेंज हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाली है। अगर इस रेंज पर मिलता है तो एक बार के लिए हमें वहां पर बाउंस देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड एज डिस्कस की हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर ऊपर की साइड निकलता है तो फिर से हमें एक ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। बट कल का दिन होने वाला है ट्यूसडे का और ट्यूसडे को हमें जनरली बोथ साइड के मूव्स देखने को मिल जाते हैं और काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो जाती है। तो ऐसे में हमने रूल बना रखा है कि हम ट्यूसडे के दिन काफी कम क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। और जैसे कि आज एक अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिल ही चुका था तो वहां पर अगर हम कल का दिन अवॉइड भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। बट अगर फिन निफ्टी में कोई भी इंपॉर्टेंट सेटअप बनता हुआ हीरो जीरो का तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो जो आप चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें तो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज पर योर रिस्क एज पर योर गोल एज पर योर नीड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।